सो नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग विद द एंटी हेलमेंटिक्स। तो इसमें हम देखेंगे टू ट्रीट पैरासिटिक वॉर्म्स या टू एक्सपेल आउट या किल जैसे हमारा फ्लैट वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिसकी वजह से डायरिया वगैरह हो जाता है। तो उन सब को किल करने के लिए हम एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं ताकि हम उसको बाहर निकाल सकें या फिर उस पैरासिटिक वर्म को मार सकें, बट विदाउट मतलब कुछ भी होस्ट को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे हेलमेंटिक्स हैं, स्कैरिस वगैरह सब, हुकवर्म, राउंड वर्म सब, एक्सेट्रा, ये हमारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। अब ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फिर क्रैम्प्स, बाकी सब मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा एंटी हेलमेंटिक्स में, जो हम ड्रग पढ़ने वाले हैं, डैट इज़ बेंजीमाडोल्स, बेंजीमाडाइजोल्स और कुछ और पढ़ेंगे, पर मेन फोकस हमारा बेंजीमाडाइजोल पर रहेगा जिसका हमें SAR और MAO भी देखना है। ठीक है, तो पहले हम बेंजीमाडाइजोल के बारे में पढ़ लेते हैं। बेंज इमीडाइजोल, स्ट्रक्चर तो पता ही चल रहा है, बेंजीन रिंग, इमीडाइजोल रिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बाद में देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं मैकेनिज्म एक्शन करता क्या है। तो ये दो तरह से करता है। सबसे पहले ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसकी पॉलिमराइजेशन नहीं होने देता, तो इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। अगर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज नहीं होंगे तो सेल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। सेल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो हमारा जो हेलमेटिक्स है उसकी जो पैरासाइट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैसे करता है? बाय बाइंडिंग टू अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। तो ये जाके ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर देता है जिसकी वजह से उनकी पॉलीमराइजेशन नहीं होती है। पॉलीमराइजेशन नहीं होती है तो सेल डेथ। ठीक है, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पा रहा है। देन सेकेंड वाला मैकेनिज्म ये शो करता है कैसे, ये ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है या फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के स्टोर जो है वो खाली कर देता है। करता क्या है ये इनहिबिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूमेरेट रिडक्टेज को। अब भाई ये माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूमेरेट रिडक्टेज है क्या? ये एक एंजाइम है जो करता है ऑक्सीडेशन NADH की NAD+ में। ठीक है, ये कर रहा है ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये इसको इनहिबिट कर रहा है जिसकी वजह से NADH की NAD+ में ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रही है तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है, लीड्स टू, मतलब इसी वजह से क्या हुआ, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। एंड डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर इन पैरासाइट।
causes depletion of ठीक है। दूसरा याद नहीं रहेगा, पहला याद रहना चाहिए कि माइक्रोट्यूब्यूल की पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा जाके। ठीक है। दूसरा ये कहता है कि बेंजामिन जो है वो इनहिबिट करता है माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूमेरेट रिडक्टेज एंजाइम को, जो कि NADH की ऑक्सीडेशन करता है NAD+ में। ठीक है। तो जिसकी वजह से ग्लूकोज का अपटेक कम हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जो ग्लाइकोजन स्टोर जो है, जो ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि NADH तो NAD+ में कन्वर्ट हो नहीं रहा, ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा, एनर्जी प्रोड्यूस हो नहीं रही। तो ग्लाइकोजन स्टोर जो है उसको डिप्लीट कर देगा पैरासाइट में। ग्लाइकोजन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज का अपडेट भी कम हो जाता है। ठीक है। ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, ग्लाइकोजन स्टोर भी डिप्लीट हो गए हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो हमारा पैरासाइट कैसे सर्वाइव करेगा? ठीक है। तो बस इसमें यही है, बेंजीमेडाजोल इसको इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है। अब इसका देख लेते हैं SAR और इसका स्ट्रक्चर्स। तो अब यहाँ पर हम बेंजीमेडाजोल की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन के बाद इमिडाजोल होगी, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड दिस वन, इस तरीके से। अब ये वाला कार्बन जो होगा वो जुड़ा होगा आगे। ठीक है। तो ये हमारी बेसिक रिंग है। अब इसके बाद हमारा इस तरह भी कुछ हो सकता है और इस तरह भी कुछ हो सकता है, यानी मैंने मान लिया यहाँ पे मेरा R1 है, यहाँ पे मेरा R2 है। अब यहाँ पे जो R1 है, यहाँ पर थायाबेंडाजोल में हमें बस एक थायाजोल रिंग मिलती है, बाकी सब में हमें यहाँ पे मिलता है R1 NH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। एक्सेप्ट थायाबेंडाजोल, यहाँ पे सीधा थायाजोल रिंग ही होती है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से, दिस इज सल्फर नाइट्रोजन, थर्ड पोजीशन पे और डाइलोजन की वजह में यहाँ से, तो इस तरीके से। ठीक है। R2 की बात करेंगे तो R2 अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, या हो भी सकता है सब्स्टिट्यूटेड या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात करेंगे ग्रुप से, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और बाकी बात करें ग्रुप जैसे जुड़े होते हैं, जैसे कि हमारा ब्यूटेन जुड़ जाता है, यानी एल्केन जुड़ गया। उसके बाद हमारे साइक्लिक ग्रुप जुड़ जाते हैं, देन कार्बोनिल ग्रुप जुड़ जाता है। ये ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, अल्काइल बोलेंगे। अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ गया, थाया ग्रुप से जुड़ गया, मतलब थाया एंड आगे उसके आगे कोई भी रिंग जुड़ गई, थायाबेंजीन जो भी है। ठीक है। थाया से कनेक्टेड हो गया, देन बस थाया ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं सल्फर या ऑक्सीजन वगैरह एज अ कनेक्टिंग एटम यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। इस R2 पोजीशन पे बाकी ये वाली रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ये इमिडाजोल रिंग है, और कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, बस R1 R2 का सब्स्टिट्यूशन चलेगा। ठीक है। हो गया इसका SAR। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, और इस स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे SAR के साथ तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट डालता रहता है। ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास थायाबेंडाजोल, बिल्कुल सिंपल, हमें बेंजीमेडाजोल बनाया और उसके साथ थाया जोड़ दिया। ठीक है। तो मैंने मान लिया नाइट्रोजन, ये सल्फर, ठीक है, दिस इज थायाबेंडाजोल। जो हमारे बेंजीमेडाजोल हैं, ये हमारी सिलेबस में 3 ही है, बट हम कुछ और स्ट्रक्चर भी देख लेंगे इनके रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है और इजी है, क्योंकि ऐसे आ रहेगा तो एक दो स्ट्रक्चर तो बना के आ नहीं सकते,
थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो होगा थायाबेंडाज़ोल। उसके बाद आता है हमारे पास मीबेंडाज़ोल और अल्बेंडाज़ोल। ठीक है, पहले सिलेबस वाले मीबेंडाज़ोल और अल्बेंडाज़ोल। तो मीबेंडाज़ोल दोनों में क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ा होगा ऐसे आगे, सेम यहाँ पर भी। अब इसके बाद मैंने बोला था सिर्फ एक थायाबेंडाज़ोल है जहाँ पर हमारा थायाज़ोल रिंग होती है, थायाज़ोल, हाँ। बाकी सब में NH, C डबल बॉन्ड O, OCH3। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, C डबल बॉन्ड O, OCH3। लेकिन अब यहाँ पे जो R2 हमने ग्रुप बोला था यहाँ पर, वहाँ पे क्या जुड़ सकता है? तो यहाँ पे जो मीबेंडाज़ोल है वहाँ पर मेरे पास आ जाता है C डबल बॉन्ड O, एक बेंजीन, ठीक है, मीबेंडाज़ोल। और अल्बेंडाज़ोल, अल मतलब यहाँ पे सल्फ़र आएगा और फिर आगे चेन आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था यहाँ पर या तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़कर एक बेंजीन आएगी, या फिर कुछ एटम आ जाते हैं जैसे सल्फ़र ऑक्सीजन, उसके साथ एक बेंजीन आ जाती है, या फिर सल्फ़र आ जाए या कुछ और आ जाए, सिंपल एक अल्काइल चेन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ़र के बाद एक अल्काइल चेन आ गई, तो ये हमारे पास मीबेंडाज़ोल और ये मेरे पास अल्बेंडाज़ोल, ठीक है। अब जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे मीबेंडाज़ोल जैसे वो देख लेते हैं, फिर अल्बेंडाज़ोल जैसे देख लेंगे। तो जो SAR में लिखने हैं बेंजीमेडाज़ोल के स्ट्रक्चर वो 5 है। सबसे पहला मीबेंडाज़ोल कैसा था, ठीक है, ऐसे ऐसे 5 स्ट्रक्चर और बना देने। SAR के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एंटी फंगल भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर इसको भी ऑप्शन में रखेंगे तो बंदा फंस जाएगा थोड़ा सा। तो इसका SAR थोड़ा सा 5 नंबर के लिए तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गए 3 और 2 और हैं। NH, ठीक है। अब सब में यहाँ पे क्या ग्रुप होगा, NH जो जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, OCH3 के साथ, वो सबका सिमिलर है, NH C डबल बॉन्ड O, OCH3। यहाँ पे भी NH C डबल बॉन्ड O, OCH3। यहाँ पर भी NH C डबल बॉन्ड O, OCH3। जितनी बार स्ट्रक्चर लिखते हैं ना याद हो जाता है, NH C डबल बॉन्ड O, OCH3। अब जो चीज़ सब में अलग अलग है वो लिखते हैं। सबसे पहला मीबेंडाज़ोल, जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसमें क्या था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था और आगे बेंजीन थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्लोबेंडाज़ोल। सिलेबस में जो 3 थे वो मैंने लिखवा दिए, मैं एक्स्ट्रा वाले करवा रहा हूँ। इक्लोबेंडाज़ोल, अब यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है और आगे इक्लो मतलब साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फेनबेंडाज़ोल। ये तो बिल्कुल मीबेंडाज़ोल जैसा ही है, फेन, बस यहाँ पे क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O है उसकी जगह पे सल्फ़र होगा, तो सल्फ़र देन अगेन बेंजीन। किक्लो के नाम से क्लियर हो जाएगा, किक्लो मतलब साइक्लो, साइक्लो यहाँ पे साइक्लो प्रोफाइल लगा देना, बाकी हर जगह पे बेंजीन ही लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास फ्लूबेंडाज़ोल और ट्राइक्लाबेंडाज़ोल। फ्लू मतलब फ्लोरीन, तो यहाँ पे सिंपल में फ्लोरीन लगा दूंगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O बेंजीन लगाने के बाद बेंजीन पे
फ्लोरीन आ जाएगी बेंजीन के बिल्कुल पैरा पोजीशन पे। दिस इज फ्लूबेंडाजोल। नेक्स्ट इज लास्ट ट्राइक्लाबेंडाजोल। तो यहाँ पे भी सिंपल आ जाएगा, 3 क्लोरीन आ जाएगा। बस यहाँ पे सल्फर यूज़ कर दिया, डबल बॉन्ड यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन आएंगे, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन क्लोरीन और एक यहाँ पे क्लोरीन। दिस इज ट्राइक्लाबेंडाजोल। तो ये जो है हमारे फ्लूबेंडाजोल, ट्राइक्लाबेंडाजोल, फिनबेंडाजोल, ये थोड़े से एडवांस है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, जो मेडिसिनल पर्पज़ में यूज़ होते हैं। ये मीबेंडाजोल हमारा सिलेबस वाला है, इसलिए इसको देख के मैंने सब बना दिए। अगला स्ट्रक्चर, ओके। अगला स्ट्रक्चर देखा था हमने एल्बेंडाजोल का। तो एल्बेंडाजोल जैसे 4 है, तो वी विल मेक 4 रिंग्स। सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा फर्क था इसलिए मैंने करवा दिया। नहीं करना होगा तो छोड़ सकते हैं, बट 3 स्ट्रक्चर तो पता होने चाहिए। बाकी SAR में लिखने के लिए 4-5 तो होनी चाहिए। बेंजीन रिंग और इमिडाजोल रिंग, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होनी चाहिए बीच में, और कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैंने देखा था इसके बाद सब में NH, इसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3, वो सब में था। बस यहीं पे है, इसकी सेकंड पोजीशन पे है हमारा सब्स्टिट्यूशन, बाकी और कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। किसमें? इमिडाजोल रिंग में। अब हमने देखा था सबसे पहला अल्बेंडाजोल। तो अल्बेंडाजोल में यहाँ पे सल्फर था, उसके बाद 3 कार्बन थे, तो मेरा अल्बेंडाजोल। इसमें सब चेन वाले दिखने वाले हैं हम। दूसरा परबेंडाजोल। पर मतलब सिंपल पर बनाना है, कुछ भी फालतू का नहीं करना है, सिंपल 4 यहाँ पे बना देने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे सल्फर नहीं है, सल्फर की जगह पे कार्बन ही है। तीसरा है ऑक्सीबेंडाजोल। ऑक्सी में सिंपल सल्फर की जगह O लगा देना है, और आगे 3 1 2 3, ठीक है। और कुछ ऐसे बचा, किक्लोबेंडाजोल तो हमने कर दिया, ठीक है। तो बस ये 3 ही है अल्बेंडाजोल के साथ, परबेंडाजोल और ऑक्सीबेंडाजोल। इसमें अल्बेंडाजोल हमारी उसमें है, और यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ किक्लोबेंडाजोल भी। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट बेंजीमेडाजोल्स, जो हम यूज़ करते हैं एज आ एंटी हेलमेंटिक्स। ये क्या करते हैं, पहला इसका मैकेनिकल रिएक्शन ये था कि ये हमारे अल्फ़ा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन नहीं होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो उसकी सेल वॉल नहीं बन पाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। दूसरा था कि हमारा माइटोकॉन्ड्रियल एक फ्यूमेरेट एंजाइम होता है, उसके साथ बाइंड कर देते हैं। जब भी उसके साथ बाइंड करते हैं तो जो ऑक्सीडेशन है NADH का NAD+ में वो नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ का अपटेक कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पा रहा है, एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस हो रही है। तो जो ग्लाइकोजन के स्टोर हैं वो भी डिप्लीट हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो एनर्जी का कोई सोर्स ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ और ड्रग्स हैं, वो देख लेते हैं उसके स्ट्रक्चर्स, उसका मैकेनिकल रिएक्शन नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर है, सबसे पहला डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट। इसकी हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है। कार्बामाजीन सिट्रेट, दूसरा मेरे पास निक्लोसामाइड। ठीक है, तो डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट क्या है, डाई इथाइल यानी 2 इथाइल कार्बामेजिन।
कार्बोमेजिन यानी एक तो हमारे पास होगा हमारे पास पाइपेराजिन रिंग, उसके ऊपर मेरे पास होगा एक CH3 ग्रुप और दूसरा होगा मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप, जो जुड़ा होगा आगे जाके मेरा अगेन NH2 के साथ। जुड़ा है मेरे साथ अगेन NH2 के साथ, और वो NH जुड़ा है आगे इथाइल ग्रुप के साथ यानी डाई इथाइल। और सिट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबको पता ही है, COOH COOH COOH, 3 COH, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे OH, दिस इज डाइथाइल कार्बोमेजिन सिट्रेट। अब इसमें आता है निक्लोसामाइड। नेक्स्ट, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, सबसे पहले याद रखो NH के साथ C डबल बॉन्ड O है, फिर आगे इसके 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ऐसे जोड़ देते हैं। अब जिस तरफ डबल बॉन्ड O है उसके बगल में OH बना देना है, ठीक है। तो जिसके बगल में डबल बॉन्ड होता है उसके बगल में OH बना दिया, बिल्कुल इसके अपोजिट Cl, और NH के बगल में Cl बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। पोजीशन कैसे याद रखनी है, डबल बॉन्ड O के बगल में OH है और NH के बगल में, बाकी पता चल जाएगा इसके अपोजिट Cl है तो Cl इसके अपोजिट होगा, ठीक है। और निक्लोसामाइड, निक्लोसा N से यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आएगा तो इसके बिल्कुल पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जोड़ देंगे, तो बन गया मेरा निक्लोसामाइड। एक इसमें और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल निक्लोसामाइड से ही मिलता जुलता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा नहीं करना होगा तो मत करना। बाइथियोनिल आता है, कभी कभी पूछ सकते हैं हमें भी। तो बाइथियोनिल क्या है, सल्फर है बीच में और 2 बेंजीन रिंग है। अब इसमें 2 क्लोरीन है दोनों जगह पे और OH है। अब होता क्या है, एक सल्फर के बगल में OH है और दूसरा इसके अपोजिट साइड, मतलब एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, बिल्कुल इसके अपोजिट। अब जो क्लोरीन है बस इसके पैरा पोजीशन पे नहीं है, बाकी OH सेम, OH के बगल में क्लोरीन और एक ऐसे, ठीक है। मतलब सल्फर के बगल में एक इस तरफ भी कुछ नहीं है और उस तरफ भी कुछ नहीं है, इस तरफ भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है। एक तरफ OH है, उसके बाद क्लोरीन एक जगह छोड़ छोड़ के, ठीक है। तो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास है प्राज़िक्वांटल, जो हम एंटी एलिमेंट्री की तरह ही यूज़ करते हैं। और दूसरा है मेरे पास प्राजी, क्या हो रहा है, और दूसरा मेरे पास है ओक्सामिनिक्विन। तो प्राइस से पता ही चल रहा है, प्राजा मतलब एक तो इसमें जो हमारा पायराजीन आएगा, ठीक है, और क्वांटल मतलब 4 रिंग्स आएंगे, ठीक है। क्वांटल से 4, प्राजा से पायराजीन। तो जो मैं पायराजीन बना देता हूँ तो मेरा नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से आता है यहाँ पे, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। अब एक नाइट्रोजन के इस तरफ रिंग होगी, ठीक है, और एक इस तरफ होगी, लेकिन यहाँ पे इसके पास डबल बॉन्ड होगा फिर रिंग होगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है फिर रिंग है, बट बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है, सिंपल। इस तरफ साइक्लोहेक्सेन रिंग है और इस तरफ बेंजीन रिंग है जो कि ऐसे जुड़ी है इसके साथ। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए
ठीक है। तो ये होगा मेरा प्राजिक्वाटर का स्ट्रक्चर। और बस यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जैसे बिल्कुल इस तरफ था वैसे इस तरफ, ठीक है, ऊपर नीचे। अब ओक्सामेनिक्यूइन में क्या है, इसमें एक हमारे पास होती है बेंजीन रिंग और एक होती है हमारे पास पाइपेराजिन रिंग। मतलब क्यूनोलोन ही समझ लो, लेकिन क्यूनोलोन में एक ही रिंग में डबल बॉन्ड है, दूसरी रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इस तरह से। अब इस बेंजीन रिंग पे दो सब्स्टिट्यूशन होंगे, एक होगा हमारे पास NO2 और दूसरा है CH2OH। और इस तरफ मेरा एक कार्बन आएगा, एक कार्बन के बाद NH और उस NH के पास आइसोप्रोपाइल 1 2 3 कार्बन के साथ ये जुड़ा होगा। इट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओक्सामेनिक्यूइन, ठीक है। इसमें एवरमेक्टिन भी है हमारे सिलेबस में, पर एवरमेक्टिन का स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा ही डेंजर है, तो हम नहीं करेंगे, बट इतना याद रखना वो हम एज अ एंटी हेलमेंटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है पैरेंटल पामोएट। ये भी शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा। बेंजीमेडाइजोल में सार थे, इसलिए वो हमने पढ़े, बाकी उसमें भी मैंने पहले 3 स्ट्रक्चर पढ़ाए, उसके बाद एक्स्ट्रा करवाए हैं, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक्स्ट्रा कौन से और सिलेबस में कौन से। तो पैरेंटल पामोएट का स्ट्रक्चर कैसा है, वी हैव नाइट्रोजन है थर्ड पोजीशन, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर यहीं से क्लियर हो जाएगा, पैरा पैरा मतलब पैरामिडीन से है ये, ठीक है। बस यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, एक ही डबल बॉन्ड है। देन यहाँ पर 2 कार्बन के बाद लिख लेना, 2 कार्बन का जुड़ा मेरा थायाजोल, सल्फर, और यहाँ पे असली थायाजोल है, ठीक है, और इस नाइट्रोजन पे CH3 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इट इज़ पैरेंटल पामोएट, ठीक है। तो ये था हमारा एंटी फंगल के बारे में। थैंक यू सो मच। ऑल्सो इसमें हम टेट्रासाइक्लिन्स भी यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, उसके बाद लेविमेसोल एंटीबायोटिक भी इसमें यूज़ करते हैं, देन टेट्राक्लोरोइथिलीन वगैरह। तो वो सब क्लासिफिकेशन के लिए एग्जाम्पल वगैरह देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।